आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात शब्द का संक्षेप रूप प्रदान किया जाता है। इसमें दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है, नवीन शब्द बनाया जाता है, जिसका सार्थक अर्थ हो, उचित अर्थ निकलता हो। ठीक ऐसे ही नहीं शब्द बना देंगे जिसका कोई अर्थ ही निकलता हो। तो समाज का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि संक्षेपीकरण, लेकिन वह अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द हो। यहाँ पे डिफिनीशन में भी इसके देख लीजिए, परिभाषा में भी क्या लिखा गया है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो भी नवीन शब्द बनता है या सार्थक शब्द बनता है, वही क्या होता है? समास होता है। तो समाज पहले कितने भेद होते हैं? समाज मुख्य रूप से समाज के 6 भेद होते हैं, लेकिन पहले समाज के 4 ही भेद थे। तत्पुरुष जो समास है उससे 2 समास निकला है, उसके बाद 6 हो गया। पहले जो था समाज के 4 भेद थे। तो जो 6 भेद हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। होता है समाज जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अभी हम बताए। तो जो पहला पद होता है जिसको पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहले का पद, और यहाँ पे प्लस उत्तर पद मतलब बाद का पद, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ करके समास बनता है। अब देखिए, पूर्व पद यदि पूर्व पद पे मुख्य जोड़ दिया जाएगा, ठीक, तो ये मुख्य पद हो जाएगा, और बाकी जो उत्तर पद हो जाएगा गौण पद हो जाएगा। यदि उत्तर पद पे जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य पद हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, और पूर्व पद क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। अर्थात जिस पद पे हम जोड़ देंगे वो प्रधान हो जाएगा, मुख्य पद हो जाएगा। जिस पे जोड़ नहीं देंगे वो क्या हो जाएगा? उत्तर पद गौण पद हो जाएगा। देखिए, पहले इस समय जो है समाज के मुख्य भेद कितने हैं? 6 हैं। पहले समाज के 4 ही भेद थे, लेकिन तत्पुरुष समाज से 2 निकला था, उसके बाद वह 6 हो गए। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, दृगु समास। तो द्वंद्व समास को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्वंद्व समास, ये दृगु समास। अब इसके बाद 5वां क्या है? बहुब्रीहि समास। 6वां क्या है? कर्मधारय समास। अब हम लोग एक एक समास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग मतलब जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या नपुंसक लिंग जो होता है, लिंग 4 प्रकार के होते हैं, तो इनका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है? वचन मतलब सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, अर्थात एक वचन है कि बहुवचन, इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद इस पर कारक का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से पहचानने का यही तरीका है कि जो पहचान जो होता है पूर्व पद मतलब पहला पद जो होता है प्रधान भी हो सकता है, और पूर्व पद उपसर्ग भी होता है। जब उपसर्ग होता है, जब जैसे यहाँ पे लिखा गया यथा शक्ति, तो यथा क्या? उपसर्ग है। अब शक्ति के अनुसार ये क्या हो जाएगा? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक। तो ये पहला क्या है? यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ हो जाएगा। यहाँ पे साध्य के अनुसार। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर चलने वाला, ये क्या हो जाएगा? सब अव्ययी भाव के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, आजीवन, जीवन पर्यंत, और प्रतिक्षण मतलब एक एक क्षण की बात करें। भरसक मतलब शक्ति भर, पूरा शक्ति लगा करके जैसे कोई काम करते हैं, भरसक पूरी शक्ति के साथ, शक्ति भर, ये क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और भी एग्जाम्पल है, यथाक्रम क्रम के अनुसार, आमरण मरण पर्यंत, आजन्म जन्म पर्यंत, ये सब क्या है? अव्ययी भाव के एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है? अभी हम बात किए थे उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद से हमारा क्या समास बनता है, तो इसमें कह रहा है इस समास में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद इसमें प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें विभक्तियों का लोप हो जाए। जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान से नियोग संबंध का की रारी अधिकार में मैं पर संबंध हे हरे अजी। तो ये जो इसमें कह रहा है विभक्तियों, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो जो को आएगा, ने आएगा, से आएगा, ये सब इन विभक्तियों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष समास को हम बांटेंगे, तो तत्पुरुष समास 6 उपभेद में तत्पुरुष समास को हम 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर हम बांट सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अप्रदान तत्पुरुष समास, 5वां
संबंध तत्पुरुष समास। क्षमा क्षमा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है? अधिकरण समास तत्पुरुष समास। अब एक एक का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला होता है ना, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे होता है दूसरा जो होता है कर्म को, कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? को आती है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे लिखा है यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त करने वाला। ठीक, और ठीक, यश को प्राप्त करने वाला क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष में आएगा। अब देखिए, कष्टपन, कष्टापन मतलब कष्ट को प्राप्त करने वाला, कष्टापन मतलब कष्ट को प्राप्त करने वाला, ये विभक्ति है हट जाएगी, इसमें को विभक्ति भी हट जाएगा। यहाँ पे देखिए, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ये क्या है? कर्ण तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए कर्ण, यहाँ पे से आया ना, एक तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब देखिए से दो बार आता है। क्या है? से दो बार आता है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। देखिए इसमें कर्ण में जो से आता है, ये क्या होता है? यह जुड़ाव होता है, के द्वारा मतलब इसके माध्यम से कोई काम किया जाता है, यह मतलब जोड़ता है, ठीक, एक दूसरे को। लेकिन यहीं पे अपादान में जो से आता है वह अलग करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, पेड़ से जो पत्ता नीचे गिर रहा है, ये अलगाव अलगाव का बोध करवा रहा है। लेकिन यहीं पे जो कर्ण तत्पुरुष है, इसमें ये हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित मतलब हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ठीक, ये से जो होता है जुड़ाव का, तो दोनों में यही अंतर है, वो अलग करता है, ये जोड़ता है। ठीक, तो हो जाए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ से का लोप हो जाएगा, अर्थात हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। ठीक, ये क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, ये हमारा विभक्ति हो जाएगा, ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए, बलि पशु, बलि के लिए पशु, ये हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। बलि के लिए होता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? के लिए आ जाएगा, ये विभक्ति हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। पशु बलि मतलब बलि के लिए पशु, क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। अब यहीं पे देखिए, हथ कढ़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, हथ कड़ी होता है ना, जो जेल वगैरह में डालने के लिए पहनाया जाता है, हथ कड़ी, तो हाथ के लिए क्या हो जाएगा? कड़ी। तो ये हमारा के लिए क्या हो जाएगा? विभक्ति हो जाएगा, इसका लोप हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब यहाँ पे देखिए अगला, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, ये अपदान तत्पुरुष, अभी ऊपर आपको बता रहे थे। ठीक, ये अलगाव करता है, अलग कर देता है। पथ से भ्रष्ट मतलब वो पथ से अपने भ्रष्ट हो गया, मतलब अलग रास्ते पे चला गया। विद्याहीन, विद्या से हीन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए, सेनापति, सेना का पति, ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से नियोग संबंध का के की होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? का आ गया इसमें, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगला देखिए, भारतवासी, भारत का वासी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगला देखिए, अधिकरण। ठीक, अधिकरण का यहाँ पे दिया हुआ है, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें मैं पर आता है। ठीक, जैसे घोड़े पर सवार। ठीक, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती। ठीक, या घोड़े पर सवार भी आ जाएगा। आप बीती, अपने पर बीती, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। द्वंद्व क्या क्या शाब्दिक अर्थ होता है? युग्म या जोड़ा। इस समास में दो पद होते हैं, और दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद विपरीत अर्थ वाले होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यहाँ पे द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो। ठीक, द्वंद्व मतलब दो। यहाँ पे क्या कर रहा है? द्वंद्व समास। क्या कर रहा है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दो, द्वंद्व मतलब दो, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक, इतना दिमाग में रहे। द्वंद्व समास मतलब दोनों प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या होगा ये देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला पहचानने का तरीका क्या होता है ये देखिए। पहचान, इसमें जो होता है, जो दो शब्द होते हैं दोनों प्रधान होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। और दोनों पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या,
एवं शब्द आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे इजी कोई है तो यही समास है। ठीक, यहाँ आप देखिए लाभ हान, तो लाभ और हान के बीच में जो यहाँ पे देखिए इसको योजक चिन्ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योजक चिन्ह। तो लाभ या हान, यदि हम कोई प्रॉफिट वाला काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें लाभ या हान हो सकता है, तो उनमें से एक ही होगा। देखिए माता पिता, तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह ए है, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह जो बीच में है। तो माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, नर नारी, नर और नारी, ये सब क्या है? अगला देखिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, मारपीट, मार और पीट। यहाँ पे हरि शंकर, हरि, हरि मतलब विष्णु भगवान और शंकर मतलब भोलेनाथ, शंकर जी। तो यहाँ पे लिखने में प्रिंट में गलत हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा विष्णु भगवान, विष्णु। ठीक, विष्णु और क्या हो जाएगा? शंकर, शंकर अर्थात भगवान भोले जी, तो हरिशंकर का हो जाएगा। घी शक्कर, घी और शक्कर, तो सभी के बीच में क्या है? ये योजक चिन्ह है। ठीक, इसी योजक चिन्ह को जब हटाएंगे तो और या अथवा या एवं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये सब क्या है? ये सब हमारे द्वंद्व समास के, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्या अगले समास की तरफ, द्विगु समास। द्विगु क्या होता है? द्विगु समास, अरे आप बचपन में पढ़े हैं ना द्विगु समास के। देखिए एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, द्विगु समास। अर्थात इसमें शुरू में जो होता है संख्या समास, तो द्विगु समास मतलब शुरू में क्या होता है? संख्यात्मक होता है। शुरू का जो पद होता है संख्यात्मक होता है। ठीक, देखिए इसका जैसे द्विगु समास, इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यात्मक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में नवरत्न, नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह। ठीक, तो ये नौ क्या है? संख्यात्मक आ गया। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे चौराहा, चार रास्तों का समाहार। ठीक, चौराहा मतलब यहाँ चार हो जाएगा, ये भी संख्या। पंचवटी मतलब पांच, बट मतलब वृक्षों का समूह, ये भी हमारा हो जाएगा। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। अगला देखिए पंचतत्व, पंचतत्व पांच तत्वों का समूह। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। त्रिभुवन, यहाँ आप देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह। यहाँ आप देखिए त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। यहाँ आप देखिए अगला देखिए चवन्नी, चार आनों का समूह। चौमासा, वर्ष का चार मासों का समाहार। ये सब क्या हो जाएगा हमारे? ये सब क्या हो जाएंगे? ये द्विगु समास हो जाएंगे। सब क्या है? द्विगु समास का यही पहचानने का है, जो पहला शब्द होता है संख्यात्मक शब्द होता है। ठीक, संख्यावाचक शब्द, संख्या, उससे संख्या की बोध होती है। तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। तो अगले की तरफ चलते हैं, बहुब्रीहि समास। ये सबका सबसे श्रेष्ठ होता है, इसको देख लीजिए। ये कर्मधारय वगैरह से मिलता जुलता है। देखिए पहले बहुब्रीहि समास, पांचवा बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें जो पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। चूंकि कोई भी शब्द किससे बनता है? दो शब्दों से बनता है। एक तो क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। तो एक और आया कि इसमें बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। ठीक है ना। किसमें? बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। पहला पद दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, जो तीसरा पद निकलता है वो प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? रावण, रावण की बात कर रहा है। यहाँ पे गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी। क्या हो जाएगा? गणेश जी। आप देख रहे हैं ना, तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा? बहुब्रीहि समास, वो मुख्य पद हो जाएगा, प्रधान पद हो जाएगा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात शंकर जी। त्रिनेत्र, अब देखिए यहाँ पे त्रि आ जाएगा ना। यदि बहुब्रीहि आपके सामने उस ऑप्शन में न दिया हो और क्या दिया हो? द्विगु दिया हो, द्विगु समास दिया हो, तो द्विगु पे हम मार देंगे। यहाँ पे जैसे आपके सामने क्या दिया हुआ है? त्रिनेत्र। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास न दिया हो तो संख्यात्मक संख्या का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास पे भी मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमौली,
चंद्रमा है मौली, मतलब जिनके मस्तक पर। तो किनके मस्तक पर चंद्रमा रहता है? शिव जी। आप देखे ना डमरू बजाते हैं, उनका बहुत सा चित्र वगैरह है, सीरियल वगैरह में हम लोग देखते हैं। तो चंद्रमौली यानी अर्थात सर पर, मौली पर धारण करने वाले चंद्रमा को तो कौन हो जाएंगे? जो अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो शिव जी हो जाएंगे, शंकर भगवान हो जाएंगे। तो चंद्रमौली। अगला देखिए चंद्रशेखर। अगला क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रमा है शिखर पर जिनके, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, चंद्रशेखर। चंद्रमा है शिखर पर जिनके अर्थात शंकर जी। क्या हो जाएगा? शंकर जी। अगला देखिए शूलपाणी। शूल है पारी में जिसके अर्थात शंकर जी, शूलपाणी। शूल है पारी में जिनके अर्थात शंकर जी। चतुर्मुख। चार मुख है जिनके अर्थात ब्रह्मा जी, चतुर्मुख। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्यात्मक बोध हो रहा है। जब संख्यात्मक बोध हो जाएगा तो अब गेस कर लीजिए कौन हो सकता है कि यदि बहुब्रीहि समास में न दिया हो तो। यहाँ पे चतुर्भुज भी देख लीजिए, यदि संख्यात्मक बोध हो रहा है, यदि बहुब्रीहि समास ऑप्शन में न दिया हो तो कौन सा मारेंगे, दिमाग में सोचते रहिए, बैठाते रहिए। चतुर्भुज। चार है भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी, ये भी क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। आगे देखिए अगला जो है क्या है? कर्म धारय समास है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक विभक्तियाँ हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण वो है जो नाउन और प्रोनाउन अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो नाउन में किसी का नाम वगैरह आ सकता है और सर्वनाम में वी, यू, आई, ये सब क्या है? सर्वनाम में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि विशेषण बताता है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल पे चल। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक, नील कमल क्या है? नीला है जो कमल। अभी विभक्ति, एक ही विभक्ति सब में आएगा, कह रहा है। ठीक, नीला है जो कमल। उक्ति, कटुक्ति। कटु है जो उक्ति, कटुक्ति का क्या हो जाएगा? कटु है जो उक्ति। अगला देखिए देह लता, देह रूपी लता। देह लता, देह रूपी लता। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। कनक लता, कमल के समान रंग वाली लता। कनक लता, कमल के समान रंग वाली लता। नील गाय, नीला है जो गाय। नील गाय, नीला है जो गाय। सज्जन, सत्य है जो जन। कमल नयन, कमल के समान नेत्र। कमल के समान नयन, कमल के समान नेत्र। ये सब क्या हैं? कर्मधारय के एग्जाम्पल हैं। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। परिभाषा यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए। उसके बाद पूर्व पद, उत्तर पद, समास। पहले इसका, इस समय 6 भेद है, पहले इसका 4 भेद था। यहाँ पे तत्पुरुष समास से 2 समास और बना था तो 6 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इस समास के भेद खत्म। अब व्ययी भाव समास। अब इसके एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए तत्पुरुष समास, ये कितने प्रकार के हैं, इनके उपभेद होते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। अब इनके प्रत्येक के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगला देखिए द्वंद्व समास। ये तो बहुत फेमस है, आपको मालूम होगा। युग्म जोड़ा की बात करता है, विपरीत वाले शब्द आते हैं, योजक चिन्ह आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए दीर्घ समास। देखिए संख्यात्मक जिसमें शुरू में आता है, ये भी आप नोट बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ब्रीज समास एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास। ये सब क्या हैं? समास के एग्जाम्पल। इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय हिंदी वाले पर।